आज का अपना टॉपिक है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि 1206 से प्रारंभ होता है और 1526 तक अर्थात मुगलों के आगमन से पूर्व हम इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी। इन 5 राजवंशों में प्रथम है गुलाम वंश, द्वितीय है खिलजी वंश, तृतीय है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और अंतिम है लोधी वंश। इन 5 राजवंशों की सत्ता स्थापना से पूर्व जिस व्यक्ति ने भारत में मुस्लिम अथवा तुर्क साम्राज्य की स्थापना का सपना देखा था, उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन गोरी है, जिसे इतिहास में मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद गोरी जो कि गजनी का निवासी था, इसके समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में किसी ने भी भारत को एक छत्र के नीचे संगठित करने का गंभीर प्रयास नहीं किया था और जिसने भी किया था उसे इसमें सफलता नहीं मिली थी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक स्थितियां अत्यंत ही विपरीत थी। उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। मोहम्मद गोरी के समय मुल्तान, गुजरात, पंजाब, अजमेर, कन्नौज, बंगाल और बिहार प्रमुख राज्य थे। मोहम्मद गोरी के द्वारा सर्वप्रथम 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया गया। मुल्तान उत्तर भारत का वह प्रथम राज्य था जिसे मोहम्मद गोरी द्वारा 1175 में जीता गया। मुल्तान विजय के उपरांत मोहम्मद गोरी के द्वारा गुजरात विजय का सपना देखा गया। इस समय गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय था। मूलराज और मोहम्मद गोरी के मध्य 1178 में आबू का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने अपने जीवन की प्रथम पराजय का स्वाद चखा था। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को आबू के युद्ध में पराजित किया। इसके उपरांत 1186 में मोहम्मद गोरी ने गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को पराजित करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास प्रारंभ किए। अब भारत में उसकी सत्ता को कोई चुनौती देने वाला व्यक्ति था तो वह था अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जिसे भारतीय इतिहास में रायपिथौरा के नाम से जाना जाता था, वह भी मोहम्मद गोरी की ही तरह एक महत्वाकांक्षा व्यक्ति था। अब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की महत्वाकांक्षाओं में टकराव निश्चित हो गया था,
क्योंकि मोहम्मद गौरी भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था तथा पृथ्वीराज चौहान भी अब अपने साम्राज्य की सीमाओं को दिल्ली तक पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत था। इन दोनों महत्वाकांक्षी शक्तियों में सर्वप्रथम तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया। तराइन जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के करनाल जिले में स्थित है। इस प्रथम युद्ध का परिणाम पृथ्वीराज थर्ड के पक्ष में हुआ, अर्थात राय पिथौड़ा ने मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध के पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने सबक लेते हुए 1 वर्ष तक अपनी सैन्य शक्ति का पुनर्गठन किया तथा पृथ्वीराज को संधि के नाम पर अपनी कूटनीति की जाल में फंसाए रखा। पृथ्वीराज चौहान की ये एक ऐतिहासिक भूल ही कही जा सकती है कि उसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की भागती हुई सेना का दमन नहीं किया, वरना भारतीय इतिहास के पन्ने कुछ अलग ही होते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की सेनाएं 1192 में एक दूसरे के विरुद्ध वापस सामने खड़ी थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने कूटनीति के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर अधिकार करने के बारे में गंभीर प्रयास प्रारंभ किए। कन्नौज जो कि उस वक्त उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य था, जहां पर उस वक्त घेड़वाल वंश के राजा जयचंद का शासन था। जयचंद और अजमेर के चौहानों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी थी। इस प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी का जो कारण माना गया वो एक तो ये था कि पृथ्वीराज की तरह ही महाराजा जयचंद भी एक साम्राज्यवादी शासक था। ये भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे और अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय भी दिल्ली को अपनी राजधानी सुदृढ़ रूप में बनाना चाहते थे। इसी दौरान कहा यह जाता है कि महाराजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का एक स्वयंवर आयोजित किया गया, जिसमें तत्कालीन शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज तृतीय को आमंत्रित नहीं किया गया। ये माना जाता है कि संयोगिता पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती थी। इस कारण उसके द्वारा ये संदेश पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचाया गया और पृथ्वीराज चौहान ने इसी स्वयंवर में संयोगिता का हरण किया। इसकी वजह से महाराजा जयचंद अत्यंत ही नाराज थे। कालांतर में तराइन के युद्ध के बाद अगली जो शक्ति थी जिसे मोहम्मद गौरी ने नष्ट किया वो था कन्नौज राज्य। इन दोनों शक्तियों के मध्य चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, जिसका परिणाम भी मोहम्मद गौरी के पक्ष में रहा। इन विजयों के उपरांत के बाद अब बंगाल और बिहार वह महत्वपूर्ण शक्तियां थी जिसका दमन करके मोहम्मद गौरी उत्तर भारत में एक सशक्त और विशाल साम्राज्य का सपना पूरा कर सकता था। इस सपने को पूरे करने में जिस सेनापति ने मुख्य योगदान दिया उस व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बंगाल और बिहार 1203 ईस्वी में यहाँ पर बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया और इसी आक्रमण के दौरान प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और
शैक्षणिक धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी सुदृढ़ दुर्ग मानते हुए तुर्क सेना ने नष्ट कर दिया। कहा यह जाता है कि तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद में भारत की सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहचान थी, उसको इस युद्ध के द्वारा नष्ट कर दिया गया। यहाँ पर जितना भी साहित्य मिला उसे पढ़ने वाले विद्वान भारत में नहीं मिले। मोहम्मद गौरी का भारत पर जो अंतिम आक्रमण था वो था खोखर जाति का दमन। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खोखर जनजाति निवास करती थी, जिसने मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के दौरान उसे बहुत ही परेशान किया था। उसने अंतिम युद्ध में इस खोखर जाति का दमन किया, लेकिन इन्हीं खोखरों के एक नवयुवक द्वारा मोहम्मद गौरी पर आत्मघाती हमला किया गया, जिसके फलस्वरूप 1206 में मोहम्मद गौरी इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी दिए बिना ही इस दुनिया से चल बसा। यह तुर्क साम्राज्य की स्थापना में कुछ महत्वपूर्ण विजय है, जिसके बाद तुर्कों में भारत में स्थायी रूप से सत्ता स्थापित करने और नियंत्रण करने का सपना है वो पूरा हुआ। इसमें जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा योगदान किया उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, इसीलिए इस राजवंश को, जो गुलाम वंश के नाम से प्रसिद्ध है, मामूलक वंश भी कहा जाता है। ये इसलिए कि इस वंश में जितने भी शासक होंगे या तो वे स्वयं दास होंगे अथवा दासों की संतान। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापतियों और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली की जगह लाहौर को बनाया। ऐबक की जो मुख्य उपलब्धि मानी जाती है वो है गजनी और बेग से वैधानिक रूप से संबंध विच्छेद करके भारत में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करता था। ऐबक को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके सिपा सलार की उपाधि धारण की। इसके पीछे मुख्य वजह यह मानी जाती है कि मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्त नहीं किया था, अथवा कुतुबुद्दीन अपने स्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था। कारण चाहे जो भी हो, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दिल्ली में शासन करने का छोटा सा समय मिला, अर्थात 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर जाता है और उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद अगला जो शासक है वो बना था आराम शाह। इसमें इतिहासकारों में दो मतभेद हैं। कुछ के अनुसार आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का जायज पुत्र था, जबकि अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक की संतान नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सत्ता को मजबूत और सुदृढ़ करने हेतु तुर्क अमीरों और सुल्तानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उदाहरण के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इल्तुतमिश नामक नवयुग सेना नायक को अपना दामाद नियुक्त किया। इसी प्रकार कुबाचा और यल्दोज जो कि उसके बहनोई थे, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने का प्रयत्न किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को हालांकि कला प्रशासन के लिए इतना उचित समय नहीं मिला, फिर भी उसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम कुव्वत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद की स्थापना की गई तथा अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगार में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया। इसके अलावा उसके द्वारा अजमेर में विग्रहराज चौहान के द्वारा स्थापित संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर वहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से एक मस्जिद स्थापित की गई। इस प्रकार भारत में दिल्ली राजवंश, दिल्ली सल्तनत की स्थापना अथवा तुर्क राज्य की स्थापना में मोहम्मद गोरी के बाद में जिस व्यक्ति ने शासन किया उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही दिल्ली सल्तनत का राजवंश का इतिहास शुरू होता है, जो 1206 से 1526 तक चलता है। इस 1206 से 1526 मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश 1206 से 90, खिलजी वंश 90 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1351, सैयद वंश और लोधी वंश। इब्राहिम लोधी जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, जिसे बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके मौत के घाट उतार दिया, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का इतिहास है वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार